जस्ट एक सिचुएशन समझो कि हाईएस्ट कोर्ट है किसी कंट्री का और वो कंट्री जैसा दिखता ही नहीं है। टेक्निकल बेसिस पे देखा जाए तो जस्टिस सबको मिल रहा है, बट वो उसको एक्सेस वही लोग कर सकते हैं जो दिल्ली अफोर्ड कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चेंजेस के लिए और क्या ये कॉन्टेक्स्ट है हम समझेंगे प्रेप एल्पाइन पे आज इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का एंड वेलकम बैक टू प्रेप एल्पाइन, योर ओन नेक्स्ट जनरेशन यूपीएससी प्लेटफॉर्म। तो जो मैंने अभी आपको सिचुएशन बताई, पार्लियामेंट के अंदर एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है जो इस सिचुएशन को चेंज करना चाहता है। तो पहले समझते हैं सिचुएशन क्या है। देखिए, इंडिया की हाईएस्ट जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स को हैंडल करते हैं या फिर डेली बेसिस पे एड्रेस करते हैं, जैसे कि राइट हो गए, फ्रीडम हो गया, गवर्नेंस हो गया। बट यहाँ कंसर्न्स क्या हैं कि क्या ये सिस्टम इतना डाइवर्स है कि हर किसी को एक्सेस मिल सके, क्या ये ट्रांसपेरेंट इनफ है, और उसी के साथ क्या ये सभी सिटीजन अक्रॉस इंडिया उनके लिए एक्सेसिबल है। अब आप अपने माइंड में एक सीन क्रिएट करेंगे। एक तरफ आप देखेंगे इंडिया के मैप को जहाँ पे डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं, रीजन्स हैं, रीजनल्स चीज़ें हैं, उसी के साथ लैंग्वेजेस हैं, कास्ट हैं, कम्युनिटीज़ हैं। और वहीं पे अब आप एक सुप्रीम कोर्ट के रूम में जाइए जहाँ पे एक बेंच है और जहाँ जजेस बैठे हैं। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ दिख रही होगी, कहा एक डाइवर्सिटी और कहा एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच। तो हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं? जब हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो अगर हम एक डाटा देखते हैं तो 2018 से 2024 के बीच में सिर्फ 20% जो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी आ रही है वो ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वहीं पे अगर हम वीमेन की बात करें तो लेस देन 15% वीमेन जुडिशरी में आती है और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ तो लेस देन 5% है। तो ये बिल प्रपोज क्या करता है? इसमें कहा गया है कि जो हाईएस्ट जुडिशरी है हमारी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, उसमें जो जजेस है उनको भी हमारी कंट्री की सोशल डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। उसके अंदर माइनॉरिटीज़, वीमेन, एससी, एसटी, ओबीसी सभी लोग होने चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन। और ये सिर्फ एक सिंबॉलिक इंक्लूजन नहीं होगी, ये एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होगी। और यहाँ पे कुछ चीज़ें अब इंटरेस्टिंग होती है, वो क्या है? दैट इज़ द 90-day रूल एंड कोलिजियम डिलेज। अब हम देखते हैं कि जो हायर जुडिशरी में जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो कैसे होते हैं। तो इसमें हम कैसे समझेंगे? कोलिजियम सिस्टम के बेसिस पे होती है। अब कोलिजियम सिस्टम कैसे वर्क करता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर जो सीनियर जजेस होते हैं कोर्ट्स के, वो कुछ नेम्स को सजेस्ट करते हैं और फिर गवर्नमेंट जो है वो उसको फॉर्मली नोटिफाई करते हैं, उन नेम्स को अपॉइंट कर देते हैं जो भी जजेस करने होते हैं। बट इसके बाद भी डिलेज होते हैं और वो डिलेज बहुत लंबे टाइम तक खिंचते जाते हैं। रिकमेंडेशन इवन मंथ्स तक पेंडिंग रहती है। तो यहाँ पे आता है 90-day रूल, जिसमें कहा गया है कि एक स्ट्रिक्ट 90 डेज का डेडलाइन होगा गवर्नमेंट के लिए कि वो नोटिफाई कर सके कोलिजियम की रिकमेंडेशंस पे। सिंपल सी बात समझो, जब अपॉइंटमेंट्स ही नहीं होंगी तो क्या होगा कि जो कोर्ट है वो अंडर स्टाफ रहेगा। जब अंडर स्टाफ रहेगा तो जस्टिस स्लो होगा। अब एक और चीज, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। अब एक पर्सन को समझो आप जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है या फिर बिल्कुल बॉटम साउथ से बिलोंग करता है, अगर उसको जस्टिस चाहिए तो उसको कितना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आना होगा, कितनी फाइनेंशियल कॉस्ट लगेगी। तो यहाँ पे आप एक तरीके से देखेंगे तो जो जस्टिस है वो सेंट्रलाइज्ड है, जो कि एक्सेसिबल नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। तो यहाँ पे एक लाई गई है चीज जिसमें कि ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ दिल्ली में नहीं रखना चाहिए, इसके परमानेंट रीजनल बेंचेस होने चाहिए इन न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। तो चलिए वापस चलते हैं ब्रिटिश इरा में। शायद आपको याद आया होगा कि कुछ इस तरीके के बेंचेस उस टाइम भी बनाए गए थे। जो बेंचेस बनाए जाएंगे डिफरेंट रीजन्स में, क्या ये सुप्रीम कोर्ट वाला वर्क ही करेंगे? नहीं, ये रेगुलर अपील्स को सुनेंगे। कोई ऐसा मैटर जो कॉन्स्टिट्यूशनल या नेशनल इंपॉर्टेंस का है उसको दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ही सुना जाएगा। तो इसको आप कैसे समझेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट है? अभी इसका जो गेट था वो सिर्फ दिल्ली में ओपन हो रहा था, अब इसके 4 ऐसे दरवाजे बना दिए जाएंगे कि कोई यहाँ से भी एंट्री ले सकता है, उनके लिए सिर्फ ये एक मेन डोर नहीं रहेगा। और टेक्निकली देखा जाए तो ऐसे रीजनल बेंचेस बनाने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं होती। पर यहाँ पे एक डीपर क्वेश्चन आता है अपॉइंटमेंट्स का, जिसमें कि स्ट्रक्चर बैरियर्स आते हैं इनसाइड द सिस्टम, तो उनको समझते हैं। जो हम बात कर रहे थे ट्रांसपेरेंसी की, तो हम देखते हैं कि जो कोलिजियम सिस्टम होता है वो एक क्लोज डोर्स में वर्क करता है। ठीक है, हमें पता है, हमें नहीं पता चलता जब जजेस अपॉइंटमेंट हो जाती है तब हमें पता चलता, उससे पहले तो हमें नहीं पता होता। उसके बाद कोई पब्लिश्ड क्राइटेरिया नहीं है उन जजेस को अपॉइंट करने का, ना कोई बाइंडिंग डाइवर्सिटी
मैट्रिक्स है कि नहीं हमें इस डाइवर्सिटी से तो जजेस को लेके ही आना है, और ना ही कोई डेमोग्राफिक डिस्क्लोजर्स है कि डेमोग्राफी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे एक स्पेस बन जाता है कि एक अनकॉन्शियस, आई एम नॉट सेइंग कि क्लियर बायसनेस होती है वहाँ पे, बट एक अनकॉन्शियस बायसनेस हो सकती है। तो क्रिटिक्स ने इसको एक टर्म दिया है, डेट इज अंकल जज सिंड्रोम, जिसमें क्या कहा जाता है कि जो लीगल फैमिलीज होती है उन्हीं से अपॉइंटमेंट्स होती रहती हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं, और अगर मान लीजिए वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हैं, तो वो कभी सर्कल के अंदर एंटर ही नहीं हो पाते। जैसे हम लो स्कूल्स में या फिर जो लोअर कोर्ट्स में जाते हैं तो उसमें देखेंगे हम बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, बट जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाते हैं तो वो नंबर रिड्यूस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लॉन्ग लिटिगेशन आवर्स होते हैं वहाँ पे, उसी के साथ जो केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कम होती हैं, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होता है, लाइक आप मान लीजिए कि चाइल्ड केयर या बेसिक फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती है कि वो इस सिस्टम में घुस सके और अपने कैरियर को आगे बढ़ा सके। और अगर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की विजिबिलिटी दिल्ली सेंट्रिक रहेगी, तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है या लॉयर है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है बट वो बहुत डिस्टेंट रीजन पे है, तो उसके टैलेंट को तो रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं मिलेगा। तो अब आप समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल प्रेजेंट है। तो आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217 जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, बट जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात होती है या फिर लेजिस्लेचर की बात होती है, वो हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं ये आर्टिकल्स। तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो सिर्फ डिस्क्रिशन के ऊपर वर्क करती है, और ज़रूरी नहीं है कि डिस्क्रिशन हमेशा ही वर्क करे। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने मल्टीपल रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं, जिसमें आप समझेंगे कि आर्टिकल 130 को यूज़ करके रीजनल ऑफिसेस को एस्टेब्लिश किया जाए, उसी के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होता है उसको अमेंड करके बाइंडिंग डाइवर्सिटी क्राइटेरिया को इंट्रोड्यूस किया जाए, वहीं पे एक मेंटोरशिप सिस्टम क्रिएट किया जाए फॉर फर्स्ट जनरेशन एंड मार्जिनलाइज्ड लॉयर्स, एंड उसी के साथ इम्प्रूव किया जाए कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि जो वीमेन है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके और उनको अपनी बेसिक जो केयर फैसिलिटीज़ होती हैं या फिर जो एक मदर ड्यूटीज़ होती हैं, अदर ड्यूटीज़ होती है वीमेन की, उसके चलते अपने अर्ली करियर से एग्जिट ना करना पड़े। और इवन ये भी कहा गया है कि हमें एक मॉडिफाइड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रिवाइव करना होगा, जिसमें ब्रॉडर पार्टिसिपेशन हो सके। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या अब और आगे अपडेट्स आती है, वो भी हम प्रेप हेल्पलाइन पे ही डिस्कस करेंगे। तो आगे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको फ्री स्टडी कंटेंट मिलेगा, क्विजेज, आंसर राइटिंग्स मिलेंगे, और आप हमारी वेबसाइट पर जाके हमारे ऑफर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।